अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यह वीडियो 11वीं क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हिंदी बी के साथ एक सब्जेक्ट उर्दू रखा है। उर्दू कोर जिन स्टूडेंट्स ने रखा हुआ होगा उन्हीं के लिए यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप इसे ध्यान से देखें, मेरे एक एक लफ्ज़ को सुने, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को यह पता भी नहीं होगा कि उर्दू कोर में कौन सी किताब पढ़नी है, क्या सिलेबस है, किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे, कितने सवालात पूछे जाएंगे। यह आइडिया अब तक कई स्टूडेंट्स को नहीं होगा। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह आपको इम्तहान में काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। आपका इम्तहान का अब वक्त भी नहीं रह गया है। कल के बाद परसों यानी कि 17 तारीख को आपका उर्दू कोर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए आप वीडियो पूरी देखेंगे और इसके बाद भी मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, उसे भी आप पूरा देख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये आपकी किताब शेरे अदब से दी गई तरतीब है, यानी कि आपको उर्दू कोर के तौर पे जो किताब पढ़नी है उस किताब का नाम है शेरे अदब, ठीक है ना। शेरे अदब में क्या क्या पढ़ना था वो देख लें। यहाँ पे शेरे अदब आपका दो हिस्सों में तकसीम है कहा जाए, हिस्सा नस्र और हिस्सा शायरी। हिस्सा नस्र में आपको 5 मज़ामीन पढ़ने हैं और उसके बाद हिस्सा शायरी में आपको हिस्सा नज़्म है और हिस्सा गज़ल है, ठीक है। इसके अलावे यानी कि शेरे अदब के अलावे आपको हिस्सा कवायद से भी कुछ सवालात देखने को मिलेंगे। कवायद में आपका अल्फाज अजदाद हो सकता है, मुज़क्कर मुअन्नस हो सकता है, वाहिद जमा हो सकता है, कुछ मुहावरे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको हिस्सा कवायद भी पढ़ना था, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनेंगे। हिस्सा नस्र आप देखें, हिस्सा नस्र में आपको जो सबसे पहला मज़मून पढ़ना था उस मज़मून का उन्वान है तालीम व तरबियत, ठीक है ना। तालीम व तरबियत यह मज़मून सर सैयद अहमद ख़ां के ज़रिया लिखा गया मज़मून है, ठीक है ना। सर सैयद अहमद ख़ान तालीम व तरबियत के मज़मून निगार हुए। आपको इसे याद रख लेना है। सवाल पूछ सकता है मज़मून तालीम व तरबियत के मज़मून निगार कौन हैं? जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ां, ठीक है ना। उसके बाद मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल को हम लोग मज़मून नहीं कहेंगे बल्कि मिट्टी का तेल सिन्फ़े इंशाइया है, ठीक है ना। मज़मून अलग सिन्फ़ होता है, इंशाइया अलग सिन्फ़ हुआ करता है। उसी तरह अफ़साना हो सकता है, दास्तान हो सकता है, नाविल हो सकता है। ये सभी नसरी असनाफ़ होते हैं और उसी नसरी असनाफ़ में पहला सबक जो आपका था वो आपको मज़मून से था, मज़मून है। और दूसरा सबक मिट्टी का तेल, यह आपका इंशाइया है, ठीक है ना। इंशाइया मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ या इंशाइया निगार हम कहें वो ख्वाजा हसन निज़ामी है। सवाल पूछ सकता है ख्वाजा हसन निज़ामी का कौन सा इंशाइया आपके निसाब में शामिल है? जवाब हो जाएगा मिट्टी का तेल। यह सवाल पूछेगा मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन है या इंशाइया निगार कौन है? जवाब हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी, ठीक है। उसके बाद अगला सबक है आपका हातिम साहब। हातिम साहब, हातिम साहब के मुसन्निफ़ हैं कन्हैया लाल कपूर, ठीक है ना। कन्हैया लाल कपूर का सबक
हातिम ताई आपके निसाब में शामिल है। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे आपको पढ़ना है डायन। डायन एक अफसाना है और यह अफसाना आपका शकीला अख्तर का लिखा हुआ अफसाना है। ठीक है ना। डायन अफसाना के अफसाना निगार शकीला अख्तर हैं, या फिर हम कहें शकीला अख्तर का अफसाना डायन आपके निसाब में शामिल है। ठीक है। इसके बाद अगला सबक जो आप लोगों को पढ़ना था वो सबक है एक बड़ा आदमी। एक बड़ा आदमी, यह भी एक अफसाना है। इसके अफसाना निगार हैं रतन सिंह। रतन सिंह का यह एक कामयाब अफसाना है, एक बड़ा अच्छा अफसाना है। ठीक है, आप रतन सिंह के अफसाना का नाम याद रखेंगे, एक बड़ा आदमी। ठीक है, सवाल पूछेगा रतन सिंह का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, जवाब हो जाएगा एक बड़ा आदमी। या फिर सवाल पूछेगा एक बड़ा आदमी के मुसन्निफ कौन है या अफसाना निगार कौन है, जवाब होगा रतन सिंह। ठीक है, हिस्सा नस्र में यही 5 सबक आप लोगों को पढ़ना था। इसके बाद आपको हिस्सा शायरी में पहले है हिस्सा नज़्म। हिस्सा नज़्म में आपको यहाँ पे नंबर 6 से लेकर के 11 तक, यानी कि कुल आपको 6 नज़में पढ़नी थी। इन नज़मों में पहली नज़्म है शम्मा परवाना। शम्मा परवाना के शायर अल्लामा इकबाल हैं, काफ़ी मशहूर व मारूफ शायर। ठीक है ना। अल्लामा इकबाल की नज़्म शम्मा परवाना आपके निसाब में शामिल है। आप याद रखेंगे शम्मा परवाना नज़्म के नज़्म निगार अल्लामा इकबाल हैं। ठीक है। इसके बाद अगली नज़्म है खाके हिंद। खाके हिंद के नज़्म निगार या शायर बरज नारायण चकबस्त हैं। ठीक है, सवाल पूछेगा बरज नारायण चकबस्त का कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, जवाब हो जाएगा खाके हिंद। या फिर सवाल होगा खाके हिंद के शायर कौन हैं या नज़्म निगार कौन है, जवाब हो जाएगा बरज नारायण चकबस्त। ठीक है। इसके बाद अगली नज़्म दोपहर है। दोपहर के शायर या नज़्म निगार अख्तर अंसारी हैं। अख्तर अंसारी की नज़्म दोपहर आपके निसाब में शामिल है। इसके बाद अगले नज़्म का उन्वान है इकबाल। यहाँ पे नज़्म का उन्वान है इकबाल। ठीक है ना। एक बड़े शायर मशरिक मिल्लत इस्लामिया के हमदर्द अल्लामा इकबाल को उन्वान बनाते हुए फैज़ अहमद फैज़ ने नज़्म लिखा है और इस नज़्म का उन्वान उन्होंने दिया है इकबाल। नज़्म इकबाल के शायर फैज़ अहमद फैज़ हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म इकबाल आपके निसाब में शामिल है। इसके बाद जो नज़्म आपको पढ़ना था वो नज़्म का उन्वान है खूं आशाम आज़ादी। खूं आशाम आज़ादी। इसके शायर या नज़्म निगार जगन्नाथ आज़ाद हो जाएंगे। जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म खूं आशाम आज़ादी आपको पढ़ना था। ठीक है। अगले नज़्म का उन्वान है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के शायर या नज़्म निगार हैं नाविक हमज़ा पूरी। नाविक हमज़ा पूरी की नज़्म अबुल कलाम आज़ाद आपके निसाब में शामिल थी। ठीक है ना। आगे देखें। आगे हिस्सा शायरी में ही हिस्सा गज़ल है। हिस्सा गज़ल से आपको जो जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए कि किसी शेर के शायर कौन है। जैसे सवाल पूछ सकता है
خیال و خواب کی منزل لیے سفر میں رہے، یہ مصرع کن کی غزل سے ماخوذ ہے؟ یا پھر سوال پوچھے گا یہ کس شاعر کی غزل کا مصرع ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا نادم بلخی۔ یہاں پہ ایک ایک مصرع دیا ہوا ہے 12 سے لے کر کے 17 تک میں۔ شروع میں نادم بلخی کلیم عزیز یہ شاعر کا نام ہے، شعراء کرام کا نام ہے، اور اس کے بغل میں ان کے غزل کا مصرع دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مصرع یا پھر ایک ایک شعر یاد کر لیں گے، اس سے آپ کو شاعر کو سمجھنے میں، پکڑنے میں، امتحان میں آسانی ہوگی۔ خیال و خواب کی منزل لیے سفر میں رہے، شاعر ہو جائیں گے نادم بلخی، ٹھیک ہے نا۔ اگر پورا شعر جاننا ہو تو اس کا اگلا مصرع ہے تمام عمر بھٹکتے جو رہ گزر میں رہے۔ یہاں پہ آپ جو یاد کریں گے وہ یاد یہ کر لیں گے کم سے کم میں رہے اس مصرع کا یہ نادم بلخی کے شعر کا ردیف ہے۔ آپ ردیف یاد کر لیں گے، میں رہے آپ کو صرف یاد ہو جائے اور اس کے ساتھ آپ نادم بلخی کا نام جوڑ لیں تو آپ کو کوئی بھی شعر نادم بلخی کا دے آپ اسے آسانی سے پکڑ لیں گے، سمجھ لیں گے کہ یہ شعر نادم بلخی کی غزل سے لیا گیا ہے، نادم بلخی کی غزل کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یاد رکھیں گے؟ میں رہے آپ لکھ لیں اور اس کے بغل میں شاعر کا نام نادم بلخی لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگلے شاعر ہیں کلیم عزیز۔ کلیم عزیز کے غزل کا پہلا شعر ہے میرے دل پہ جو گزرنی تھی گزر گئی بلا سے، تجھے کیا ملا ستمگر میرے خون مدعا سے، ٹھیک ہے نا۔ ہم پورا شعر آپ لوگوں کو بتا دیے۔ سوال میں شعر بھی رہ سکتا ہے اور شاعر کا نام پوچھ سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک مصرع دیا ہوا ہے، اس مصرع میں بھی آپ کو جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اس کا ردیف کیا ہے۔ تو اس مصرعے کا یا جو ہم شعر پڑھے اس کا ردیف ہے سے، آپ سے یاد رکھ لیں، آپ کو اس کے ساتھ کلیم عزیز کا نام جوڑ لینا ہے، آپ آسانی سے شعر کے شاعر کو سمجھ لیں گے، کلیم عزیز کے شعر کو جان جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگلے شاعر منظر شہاب ہیں۔ منظر شہاب کی غزل کا یہ مصرع دیا ہوا ہے، پہلا مصرع میں بھی پورا مصرع نہیں ہے، پورا مصرع اگر ہم لوگ پڑھیں تو پورا مصرع ہے میری آنکھ روے لہو نہ کیوں مجھے دل نہیں کہ جگر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ مصرع میں بھی آدھا مصرع ہی دیا ہوا ہے۔ منظر شہاب کے غزل کا شعر کا مصرع ہے میری آنکھ روے لہو نہ کیوں مجھے دل نہیں کہ جگر نہیں، اور اگلا مصرع ہے تیری بے رخی کا گلہ ہے کیا میری آہی میں اثر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو منظر شہاب کا شعر کو سمجھنے کے لیے، پکڑنے کے لیے یاد رکھنا پڑے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ چونکہ آدھا مصرع دیا ہوا ہے، لہو کیوں نہ تک دیا ہوا ہے، لیکن اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ ہے کیوں مجھے دل نہیں کہ جگر نہیں، یعنی کہ آپ کو نہیں لفظ کو منظر شہاب بار بار دہرائے ہیں۔ منظر شہاب کے غزل کا ردیف ہے نہیں، آپ نہیں کے ساتھ بغل میں منظر شہاب لکھ لیں، آپ کو منظر شہاب کے کوئی بھی شعر کو پکڑنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو شاعر کو پڑھنا تھا وہ شاعر ہیں پرکاش فکری۔ پرکاش فکری کے غزل کا یہ پورا مصرع دیا ہوا ہے
मिसरा इनके गज़ल का है, निगाहों में रोशन थे महताब से, निगाहों में रोशन थे महताब से। और इनका अगला मिसरा है, वो लम्हे भी निकले फ़कत ख्वाब से। तो यहाँ पे आपको से, यहाँ भी से रदीफ़ का इस्तेमाल प्रकाश फ़िक्री भी कर रहे हैं। कलीम आज़िज़ के शेर का भी मिसरा था, रदीफ़ था से, और प्रकाश फ़िक्री के भी गज़ल के शेर का मिसरा है से। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बेहतर यही होगा कि आप महताब से यानी कि रदीफ़ के साथ साथ काफ़िया को भी याद कर लें। रदीफ़ और काफ़िया दोनों आप नोट कर लें। यहाँ पे काफ़िया महताब है, आप महताब के साथ साथ रदीफ़ भी लिख लें से, यानी महताब से वाला शेर, या फिर इसी तरह का काफ़िया के साथ जो रदीफ़ होगा वो शेर प्रकाश फ़िक्री की गज़ल का शेर होगा। ठीक है, ठीक है। अगले शायर सिद्दीक़ मोजीबी हैं। सिद्दीक़ मोजीबी, ऐ सकूत शाम बतला क्या हुआ तेरे परिंदे। इनके शेर का मिसरा है, ऐ सकूत शाम बतला क्या हुए तेरे परिंदे। अगला मिसरा है, डालियों में गुनगुना के गीत गाते थे परिंदे। ठीक है ना, यानी कि परिंदे परिंदे, ये परिंदे रदीफ़ का इस्तेमाल अपने गज़ल में किए हैं। आपको परिंदे याद कर लेना है और परिंदे के बगल में सिद्दीक़ मोजीबी लिख देना है। परिंदे के बगल में सिद्दीक़ मोजीबी लिखेंगे। कोई भी शेर आपको पूछेगा वहाँ पे आपको परिंदे ज़रूर ही दिखाई पड़ेगा। आप आसानी से समझ लेंगे कि यह शेर सिद्दीक़ मोजीबी की गज़ल से लिया गया है। ठीक है, आखिरी गज़ल गो ज़हीर गाज़ीपुरी हैं। ज़हीर गाज़ीपुरी की गज़ल का मिसरा है, इसका दिल दर्द की आवाज़ पे धड़का कब था। इसका नहीं बल्कि उसका होगा, उसका दिल दर्द की आवाज़ पे धड़का कब था। अगला मिसरा है, तपीशे गम से ये पत्थर भी पसीजा कब था। ठीक है ना, यहाँ पे ज़हीर गाज़ीपुरी जिस लफ्ज़ या अल्फाज का इस्तेमाल अपने गज़ल में बार बार कर रहे हैं, या जिस रदीफ़ का इस्तेमाल अपने गज़ल के हर शेर में कर रहे हैं, वो रदीफ़ है कब था। कब था के बगल में आप नोट कर लें ज़हीर गाज़ीपुरी। ठीक है ना, ज़हीर गाज़ीपुरी के गज़ल का रदीफ़ है कब था। आप आसानी से ज़हीर गाज़ीपुरी के शेर को समझ जाएंगे। इम्तहान में अगर कोई शेर ज़हीर गाज़ीपुरी के गज़ल से देता है, आप समझ जाएंगे कि यह ज़हीर गाज़ीपुरी की गज़ल का शेर है। ठीक है, इस तरह से आपको शेर अदब में 11वीं क्लास में टेक्स्ट बुक से यही पढ़ना था। आप क्या पढ़ें नहीं पढ़ें आप वो बेहतर जानते होंगे। ठीक है, बहरहाल इम्तहान आपको परसों यानी कि 17 तारीख को देना है और आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी आपको समझ में ना आए तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद एक क्लास आप लोगों का हम और लेंगे जो आपके इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। इंशाअल्लाह आज शाम तक ही हम दूसरा वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।